नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर सुनते हैं कि अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए लोग हमेशा काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने वाले बिरले ही मिलते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है जो अपने समाज के लिए ताउम्र लंबा संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष इतना लंबा है कि आज उनको उनके समाज में बच्चा बच्चा जानता है। हरियाणा रत्न जैसे अनेक सम्मान प्राप्त कर चुके यह शख्स इतने होनहार और वीरवान हैं कि इन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए कहां काम नहीं किया, कितने संघर्ष किए, कितने आंदोलन किए। आज उनकी काबिलियत का हर कोई सरोकार करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्स की जो पंजाबी समाज का सिरोताज है। पंजाबी समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वह आगे कोई कर भी नहीं सकता। इसके अलावा पंजाबी नेता तो वह ही हैं, लेकिन एक अच्छे लेखक, गायक, गजलकार, साहित्यकार, अच्छे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे यहाँ बार एसोसिएशन के भी हैं। उनकी लेखनी में इतना दम है कि जब उनकी कोई भी नॉवल या कविताओं से संबंधित कोई भी किताब छपती है तो इसे पढ़ने के लिए लोग भाग उठते हैं। दिन रात उनसे यही कामना की जाती है कि वह कोई अच्छी सी नॉवल और लिखें और बहुत अच्छा कार्य करें। श्रीमान जी, मैं बताता हूँ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो यह शख्स पाकिस्तान से निकलकर हमारे हरियाणा में प्रवेश कर चुका था। लेकिन यहाँ पर पंजाबियों की दुर्दशा को देखकर उस समय के इस नौजवान के मन में एक अलग ही हलचल पैदा हो गई और उसी समय इन्होंने पंजाबियों की लड़ाई लड़ने की ठान ली। आज यह शख्स हमारे बीच में है। मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाऊं। जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा की गूंज पर हर बार मैं एक शख्सियत नाम का कार्यक्रम लेकर आता हूं। उसी कार्यक्रम के तहत आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एडवोकेट संत कुमार टुटेजा जी से। जी हाँ, ये हैं एडवोकेट संत कुमार टुटेजा जी, जिन्होंने ताउम्र अपना जीवन पंजाबी समाज के लिए संघर्ष करने में बिता दिया है। इनकी कई किताबें भी आई हैं और सबसे पहली जो नॉवल इनकी आई थी वह थी पंजाबियों की दुर्दशा के ऊपर। जो पंजाबी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर हमारे हरियाणा में प्रवेश कर चुके थे, उनके ऊपर इन्होंने नूरा नाम का एक नॉवल लिखा था। इस नॉवल में पंजाबियों की दुर्दशा के बारे में इन्होंने जो जिक्र किया है, उसके बाद पूरा पंजाबी समाज एकत्रित होना शुरू हो गया और उन्होंने इनका साथ देना भी शुरू किया। हम बात करते हैं संत कुमार टुटेजा जी से। टुटेजा जी नमस्कार। सबसे पहले आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की गूंज का शुक्रिया अदा करता हूँ और विशेष रूप से आपका भी कि हरियाणा की गूंज ने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। और वैसे भी हरियाणा की गूंज जो है वो हमारे एक मरहूम परम मित्र का अखबार है, श्री मदन लाल बांसल जी का, जो बहुत ही दलेर व्यक्ति थे। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं हरियाणा की गूंज से मुखातिब हूँ। जहाँ तक मेरे जीवन के परिचय की बात है तो मेरा जन्म तो कुरुक्षेत्र के किसी शरणार्थी कैंप में हुआ था 1948 में। मेरे पिता श्री दीवान चंद, माता श्रीमती कैलाश देवी, और उसके बाद वो रोजगार के लिए कभी हस्तिनापुर, कभी मुजफ्फरनगर, कभी रोहतक, कभी कहीं, कभी पंजाब के फाजिलका, इधर उधर घूमते रहे, जाते रहे और आखिर में वो फतेहाबाद में आके सेटल हुए। मेरे दादाजी श्री सुंदरदास टुटेजा मिंट कुमरी के, पाकिस्तान की मिंट कुमरी जिसको अब साहिवाल कहते हैं, वहाँ के एक प्रमुख जमींदार थे और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर सर सिकंदर हयात तिवाना के साथ उनके राजनीतिक तल्लुकात थे। मेरे पिताजी श्री दीवान चंद एक साहित्यिक प्रवृत्ति के, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अब मैं यहाँ फतेहाबाद में वकालत कर रहा हूँ। टुटेजा जी,
हरियाणा में हरियाणवी पंजाबी सभा का गठन हुआ था, उसके अगुवा भी आप थे, तो क्या कारण रहा कि यहाँ हरियाणा में हरियाणवी पंजाबी सभा का गठन करना पड़ा? दर हकीकत चौधरी बंसी लाल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा में जो पंजाबी दूसरी राजभाषा थी उसको हटाकर उसकी जगह तेलुगु लगा दी। और इसके अलावा उस वक्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ओलिहान ने एक पर्चा निकाला जो ख़ास तौर पर माइग्रेटेड पंजाबियों के खिलाफ था कि इन्होंने नौकरियां इनसे ले लो और ये जो है हरियाणा पर इस तरह का राजनीतिक सामाजिक तौर पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो उसके जवाब के लिए हमें हरियाणा का एक पंजाबी मंच बनाना पड़ा। मैंने और टोहाना के सरदार हरपाल सिंह जी हमने मिलकर, और सतराम दास बत्रा हैं जिनके लड़के भारत भूषण बत्रा MLA हैं रोहतक से, और दीवान चंद भाटिया हैं पानीपत के, उधर मेहता हरिचंद जी हैं सरसा। तो हम कुछ लोगों ने मिलकर एक पंजाबी मंच बनाया ताकि इस तरह की जो अनगर्ल बातें हैं उनका जवाब दिया जा सके। शुरू में हम मीटिंगें करते थे तो लोग डरते थे, लोग आते नहीं थे, घबरा जाते थे। और बाद में हमारे साथ कुछ और लोग, जनाब AC चौधरी साहब, ओम प्रकाश महाजन जी, अमीर चंद मक्कड़ जी, ऐसे कुछ लोग और जुड़ गए। धीरे धीरे लोग भी मीटिंगों में आने लगे और उसका असर ये हुआ कि 1982 के विधानसभा चुनावों में हमारे कुछ लोग विधानसभा में MLA बन के पहुँच गए। तो इस तरह एक ये मंच की शुरुआत हुई। हरियाणा में पंजाबी समाज की 33% से ज़्यादा आबादी बताई जाती है, लेकिन आज तक हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग उठती रही। सबसे पहले ये मुद्दा किसने उठाया था? पहले जो पंजाबियों के हमारी मीटिंगें होती थी या सम्मेलन होते थे, जैसे भी था, तो वो केवल जो समाजक कुरीति है उन पे ही निर्भर होता था। मगर हमने एक 15 मार्च 1992 को इसी फतेहाबाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जिसमें बहुत हरियाणा के जितने भी प्रतिनिधि थे, मुख्य पंजाबी, वो सारे शामिल हुए। और वहाँ पहली बार हरियाणा में पंजाबी को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग की गई। और इस बात को 21 अप्रैल 1992 को अजीत अखबार ने अपने एडिटोरियल में भी लिखा। उन्होंने लिखा, अजीत अखबार ने, कि हरियाणवी पंजाबी सभा के माध्यम से संत कुमार एक वाहिद शख्स है जो हरियाणा में पंजाबी को दूसरी राजभाषा का मुद्दा जिसने सबसे पहले उठाया है, और कहा है कि अगर राजभाषा नहीं बनाई गई तो हरियाणा में आंदोलन किया जाए। पाकिस्तान से माइग्रेट होकर हरियाणा में बहुत से पंजाबी आए। सुना है कि इन पंजाबियों के लिए पोस्टर भी बटे थे। हाँ, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब चौधरी देवीलाल बरसरे इक़्तिदार हुए, मुख्यमंत्री बने, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पंजाबियों को परेशान करना शुरू कर दिया। और इसी दरमियान हाँसी के, वो अपने आप को हाँसी का कहता था, है या नहीं मुझे नहीं पता, प्रताप सिंह योधा नाम के एक शख्स ने हरियाणा के खिलाफ पोस्टर बांटे। और उसमें इतनी आपत्तिजनक बातें थी कि आदमी कह नहीं सकता कि हरियाणा के पंजाबी जो है लुटेरे हैं, हरियाणा के पंजाबियों से नौकरियां छीन ली जाएं, इनकी जायदाद जब्त कर ली जाए, इनको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। इस तरह की अनेक बातें उसमें लिखी। लोग डर से गए थे कि ऐसे इश्तिहार छप गए हैं। मगर कुछ लोग बोले, मैंने आर्टिकल भी लिखा, मैंने दैनिक ट्रिब्यून में, पंजाब केसरी में, और हमारे दोस्त DR चौधरी, उनकी अखबार निकलती थी पिंग, उसमें भी मैंने आर्टिकल दिए, बयान भी दिए। तो थोड़ा सा लोगों में जो हौसला बढ़ा और वो फिर पंजाबियत की बात करने लगे। मैंने आपका एक नॉवल पढ़ा है, जद्दोजहद। उसमें एक बात का जिक्र है कि 24 फरवरी 1989 को पंजाबियों के 2 सम्मेलन एक ही दिन में हुए थे, एक रोहतक में और एक करनाल में। इसके क्या कारण है? जद्दोजहद नावल नहीं है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है पंजाबियों का संघर्ष का। आपको एक बता दूं कि जद्दोजहद के बारे
महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी देवानंद महाराज जी ने ये कहा था कि जद्दोजहद पंजाबियों के लिए एक ग्रंथ है और जो हर पंजाबी के घर में होना चाहिए, क्योंककि जद्दोजहद में पंजाबियों की जितनी भी संघर्ष की गाथा है वो लिखी हुई है। और उसी में ये लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1999 को पंजाबियों के 2 सम्मेलन हुए बसंत पंचमी वाले दिन, एक रोहतक में और दूसरा करनाल में। इसके पीछे बात ये थी कि हम लोगों ने इकट्ठे होकर एक मीटिंग करी और हमने कहा कि कुछ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए राजनीतिक रूप से भी। तो एक फैसला हुआ कि एक सम्मेलन किया जाए बहुत बड़ा, मगर उसका चीफ गेस्ट पंजाबी होना चाहिए। मगर बीच में कुछ ऐसे हालात हो गए कि जनाब AC चौधरी साहब, ओम प्रकाश मक्कड़ महाजन जी, अमीर चंद मक्कड़ जी, इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमारा मुख्य अतिथि तो भजन लाल जी होंगे, चौधरी भजन लाल जी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त चौधरी देवीलाल का राज था। तो हमारा फिर मेरा, सरदार हरपाल सिंह जी का, कुछ लोगों का, दीवान चंद भाटिया जी का, मेहता हरिचंद जी का, जिनका मैंने जिक्र किया है, उन लोगों का थोड़ा सा अलग व्यू बन गया कि हम चौधरी भजनलाल को मुख्य अतिथि नहीं मानेंगे क्योंकि वो पंजाबी नहीं है, उसकी संस्कृति पंजाबी नहीं, उसकी सभ्यता पंजाबी नहीं, उसकी मातृभाषा पंजाबी नहीं। बेशक वो बहावलपुर से आए हैं मगर वो पंजाबी नहीं है, उनकी कल्चर पंजाबी नहीं। तो हमने सुनील दत्त को लेके आए जो फिल्मी अदाकार है, संजय दत्त के फादर, और हमने रोहतक में सम्मेलन किया और उन्होंने करनाल में किया। मगर उसका नतीजा ये निकला कि पंजाबियों में फूट उजागर होगी और पंजाबियों की जो लड़ाई है वो कुछ कमज़ोर हुई। पंजाबियों में जब यह फूट उजागर हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या रहा? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि पंजाबी जो है वो जितने आगे बढ़ रहे थे, MLA के लिए बढ़ रहे थे, जितनी हमारी डिमांड्स थी वो हम पूरी करवाने की कोशिश कर रहे थे, उसको एक झटका लगा और पंजाबी जो है उनके बढ़ते हुए कदम रुक से गए और इस तरह मतलब हमारा फ़ायदे की बजाय उस सम्मेलन का ज़्यादा नुकसान हुआ। सुनने में आया कि जींद में भी एक पंजाबी सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत से पंजाबी महिला और पुरुषों ने गिरफ्तारियां भी दी और उसके बाद विधानसभा का घेराव भी किया गया। जींद में तो एक उर्मिला शर्मा नाम की महिला थी, क्योंकि मेरी जो पंजाबी की परिभाषा है वो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, साहित्यधारी हो, केसधारी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, जिसकी मातृभाषा पंजाबी है, जिसकी सभ्यता संस्कृति पंजाबी हो, पंजाबी है। तो उर्मिला शर्मा एक पंजाबी महिला थी, उसको दी श्री मांगेराम गुप्ता उस वक्त वजीर थे हरियाणा सरकार में, उन्होंने कुछ अपशब्द कहे तो पंजाबियों ने इसको थोड़ा सा बुरा मनाया और वहाँ एक आवाज़ उठी कि भाई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी गया वहाँ और भी पंजाबी आए, तो वो इतना ज़्यादा वहाँ मतलब हो गया, जो आंदोलन है जो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हरियाणा सरकार को हमें गिरफ्तार करना पड़ा। हरियाणा सरकार ने 800 हमारे पंजाबी पुरुष, जिसमें मैं भी शामिल था और भी शामिल थे, और 50 महिलाओं को गिरफ्तार किया और हमें मुझे मेरे साथियों को वो नरवाणे के पास एक गांव है गढ़ी, वहाँ ले जा कर के रखा थाने में, और ये 5 सितंबर 1995 की बात है। उसके बाद जो है हालात नहीं ठीक हुए तो हमने 12 सितंबर 1995 को हरियाणा विधानसभा का घेराव किया। उसके बाद भी बात इतनी नहीं बनी तो हम जींद में एक बहुत बड़ा हमने सम्मेलन किया जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को हम लाए, उन्होंने हमारे पक्ष में बात कही। उसके बाद फिर इंद्र कुमार गुजराल जो साबका प्रधानमंत्री रहे हैं, बलवंत सिंह रामोवालिया जो हैं पंजाब के नेता हैं, वो लोग भी आए। तब जाकर हरियाणा सरकार की नींद टूटी और मांगेराम जी ने खेद प्रकट किया और वो आंदोलन शांत हुआ। टुटेजा जी, 1989 में पंजाबियों के 2 सम्मेलन हुए रोहतक और करनाल में। ठीक ऐसा ही फतेहाबाद में भी हुआ 1995 में, जब यहाँ पर भी 2 पंजाबी सम्मेलन हुए थे। इसके पीछे क्या रहा? यहाँ तो ऐसे ही हो गए। 12 नवंबर 1995 को
हमने एक सम्मेलन रखा हुआ था। दर हकीकत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त अपोजिशन में थे और वो चाहते थे कि उनकी किसी तरीके सत्ता में वो आएँ। तो मेरे जैसे और लोगों को भी उन्होंने शामिल किया, बुलाया। मुझे कहा कि जब पंजाबियों की वो बन जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी, तो हम पंजाबियों को पूरा हिस्सा देंगे, उनको पूरा उनकी राजनीतिक भागीदारी देंगे। तो मैंने भी विश्वास किया चौटाला जी कर, और हम लोगों ने, मैं सारे हरियाणा में उनके पक्ष में जाकर प्रचार किया और 12 नवंबर 1995 को एक सम्मेलन रखा फतेहाबाद में। और उसके बाद जब सम्मेलन थोड़ा सा नज़दीक आने लगा तो पता नहीं कैसे चौधरी बंसी लाल के मन में ख्याल आया और उन्होंने भी उसी दिन सम्मेलन फतेहाबाद में ही रख दिया, पंजाबी सम्मेलन। तो एक ही दिन में 2 सम्मेलन हुए। एक मेरा सम्मेलन जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रहनुमाई में हुआ, दूसरा चौधरी बंसी लाल की रहनुमाई में हुआ। और आपको एक बात बता दें, ये रिकॉर्ड की बात है, अखबारें उठाकर देख लें, समाचार पत्र, चाहे वो पंजाब केसरी चाहे कोई, चौधरी बंसी लाल के पंजाबी सम्मेलन से मेरे पंजाबी सम्मेलन में 3 गुना पंजाबी ज़्यादा थे। कम से कम 50,000 पंजाबी शामिल हुए थे। दैट वाज ए हिस्टोरिकल सम्मेलन जी फतेहाबाद, कभी आज तक ना हुआ है, शायद ना हो पाएगा। चौधरी बंसी लाल सहित प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों से आपके अच्छे संबंध रहे। हाँ, तो चौधरी बंसी लाल जी से संबंध बिगड़ने के क्या कारण रहे? देखो, मेरे संबंध ना तो किसी से बिगड़े हैं ना बने हैं। जिस भी मुख्यमंत्री ने या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ने ये कहा कि मैं पंजाबियों के लिए कुछ करूंगा, पंजाबियों को दूंगा, राजनीतिक हिस्सेदारी दूंगा, चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे वो चौधरी बंसी लाल हो, चाहे वो चौधरी भजन लाल हो, चाहे कोई और मुख्यमंत्री हो, तो मैंने उनका साथ दिया, मैंने उन पर विश्वास किया। मैंने कहा ये तो इसी तरह चौधरी बंसी लाल ने भी कहा, जब हरियाणा विकास पार्टी उन्होंने बढ़ाई तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाबियों को बहुत मदद करूंगा, उनको पूरी हिस्सेदारी दूंगा। तो मैं उनके साथ चला। जब उनके साथ चला तो हालात ठीक हुए, मगर जब टिकटों का बंटवारा आया तो आप सुनकर हैरान होंगे कि चौधरी बंसी लाल ने केवल 2 टिकटें पंजाबियों को दी। तो मैं फिर कैसे उनके साथ रह सकता था? इसी तरह जब जिस मुख्यमंत्री ने या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट ने या मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ने वाले ने मुझे बुलाया और कहा कि आप हमारा साथ दो, मैंने उनका साथ दिया। मगर जैसे ही उनकी नीयत ठीक नहीं मिली तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। हरियाणा में हरियाणा पंजाबी मोर्चा का भी गठन हुआ, इसके क्या कारण रहे? और सबसे पहले पंजाबी सीएम बनाने की आवाज़ कब उठाई गई और क्यों उठाई? हरियाणा पंजाबी मोर्चे का गठन इसलिए किया गया क्योंकि हरियाणवी पंजाबी सभा एक सामाजिक संगठन था। हम लोगों के सम्मेलनों में, जागृति में लोग काफ़ी आने लग गए, तो हमने सोचा कि राजनीतिक विंग बनाया जाए। तो हमने 12 नवंबर 2006 में करनाल में हरियाणा पंजाबी मोर्चे की अनाउंसमेंट करी। ये जो असंध के जो MLA रहे हैं विर्क साहब, वो भी उसमें शामिल थे, और रामसूर परामा रतिया के जो हैं साबका मंत्री, ये भी उसमें शामिल थे। तो हमने वहाँ एक अनाउंसमेंट करी कि हम हरियाणा में 50 टिकटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये एक हरियाणा पंजाबी मोर्चे का सबसे पहला ऐलान था कि हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद फिर हमने एक सम्मेलन किया हिसार में मई 2007 में, और वो जो सम्मेलन था वो और ऐतिहासिक सम्मेलन था। वहाँ हमने पंजाबियों का झंडा फहराया, पहला झंडा। उसके बाद हमने एक सम्मेलन किया कैथल में, वो भी थोड़े दिन बाद किया। और कैथल वाले सम्मेलन में हमने मांग की कि हरियाणा का मुख्यमंत्री पंजाबी होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस उठाकर देखो, ट्रिब्यून उठाकर देखो, दूसरी अखबारों की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने यही लिखा था कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर विल बी ए पंजाबी एज डिमांडेड बाई हरियाणा पंजाबी मोर्चा। तो बहुत बड़ा ये बातें थी, अपना झंडा फहराना, हरियाणा के पंजाबी की मुख्यमंत्री की आवाज़ उठाना और 50 सीटों पर चुनाव लड़ना, इस तरह की बातें हरियाणा पंजाबी मोर्चा वजूद में आया था। हरियाणा में पंजाबी समाज के वजूद के लिए आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा लगा है
कि किसी राजनीतिक पार्टी ने राजनीतिक तौर पर पंजाबियों को बड़ा सम्मान दिया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, चौधरी बंसी लाल से लेकर चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजन लाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, सब लोग चाहते नहीं थे कि पंजाबी ऊपर उठे। उन लोगों की ये सोच थी कि पंजाबी समाज एक पढ़ा लिखा समाज है, जागरूक समाज है, और पाकिस्तान से इनके 10 लाख लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद सब कुछ लुटा के यहाँ के फिर सेट हो गए हैं। आज राजनीतिक तौर पर भी ये आगे हैं, सामाजिक तौर पर भी आगे हैं, आर्थिक तौर पर भी आगे हैं, और इनको अगर कुछ ज़्यादा दे दिया या कुछ दे दिया तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और हरियाणा पर इनका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाएगा। इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री ने, मैं एक भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहता जो पंजाबियों के प्रति वफादार रहा हो। चौधरी भजन लाल का नाम लेते हैं लोग, मगर चौधरी भजन लाल ने पंजाबियों को ऊपर नहीं उठने दिया। उन्होंने मंत्री जरूर बढ़ाए, मगर पंजाबी लीडरशिप नहीं उभरने दी उन्होंने। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हरियाणा में पंजाबी, हिंदू पंजाबी जो लीडरशिप है वो चौधरी भजन लाल ने नहीं उभरने दी, और सिख पंजाबी लीडरशिप सरदार प्रकाश सिंह बादल ने नहीं हरियाणा में उभरने दी। और चौधरी बंसी लाल तो वैसे ही मशहूर है, उनकी तो बातें ही पंजाबियों के खिलाफ। चौधरी देवीलाल के वक्त तो ज़माना ही और होता था, पंजाबियों को इश्तिहार वगैरह जो अभी बातें अपनी हुई हैं। तो इस तरह की बातें जो है ये इन मुख्यमंत्रियों के बारे में हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में भी आप सुनते ही हो, ज़्यादा क्या कहना, तो ये बातें हैं। सुनने में आया है कि आपने हरियाणा में हरियाणा लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन किया था, जिसमें कुछ नेताओं को भी आपने शामिल किया। क्या कारण रहे कि इस गठबंधन को बनाया गया था? जैसे मैंने पहले बताया है कि हरियाणा पंजाबी मोर्चे का गठन किया गया था, और हमारी सोच थी कि हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो केवल और केवल मात्र पंजाबियों से तो राजनीतिक में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं हो सकती, इसलिए हमने सोचा कि कुछ और लोगों को साथ जोड़कर एक व्यापक मोर्चा बनाया जाए, हरियाणा डेमोक्रेट अलायंस। तो हमने करनाल के वीरेंद्र मराठा थे, और कुरुक्षेत्र के दीदार सिंह नलवी, गोविंदगढ़ सुखदेव सिंह अकाली दल के प्रधान, और राजकुमार सैनी जी जो अब एमपी बने थे, मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी से। इन लोगों से मिलकर हमने 4 दिसंबर 2007 को हरियाणा डेमोक्रेट अलायंस का चंडीगढ़ प्रेस भवन में इसकी अनाउंसमेंट की थी, और काफ़ी प्रेस कवरेज वगैरह भी हुई इसकी। फिर हमने 3 फरवरी 2008 को भिवानी में एक सम्मेलन किया डेमोक्रेट अलायंस का, जिसमें चौधरी चांवराम जी आ गए, जिसमें जनाब श्री जल योद्धा जो हैं रघु यादव जी बंदरगढ़ के, वो भी आ गए, और इस तरह एक मोर्चा व्यापक बन गया। और फिर हमने एक करनाल में किया अगले महीने 3 मार्च को, वहाँ भी बहुत अच्छा हुआ। राधेश्याम शर्मा चेयरमैन भी आ गए, और भी बड़े लोग शामिल हो गए। बहुत अच्छा मतलब हरियाणा में रिस्पॉन्स मिला हरियाणा डेमोक्रेट अलायंस को। मगर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। वीरेंद्र मराठा जी बहुजन समाज पार्टी में चले गए, राजकुमार सैनी जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, बाद में एमपी भी बन गए, और दीदार सिंह नलवी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मसरूफ़ हो गए। सुखदेव सिंह गोविंदगढ़ की वो जो थे अकाली दल के प्रधान थे हरियाणा के, महेंद्र सिंह वधवा थे, उन लोगों की जगह दूसरी टीम बना दी गई। तो इस तरह वो जो मोर्चा है वो ज़्यादा हरियाणा में पाँव नहीं जमा सका, और ज़्यादा उसकी फिर चर्चा नहीं हुई। शहीद मदन लाल ढींगरा हमारे शहीदों में से एक हैं। उनका नाम शायद पहले हरियाणा के पंजाबी युवा जानते ही नहीं होंगे, तो आपने उनका नाम उनके सामने लेके? हमने ये सोचा कि जो पंजाबी हैं उनको उनकी विरासत याद कराई जाए, उनके अंदर जोश भरा जाए। हालांकि 10 लोग पंजाबी शहीद होके आए थे
शहीद हो गए थे जब हिंद पाक बंटवारे के वक्त। मगर उसके बाद भी जंग आज़ादी में जो पंजाबियों ने शिरकत की वो भी पंजाबियों को बताना जरूरी थी। इस तरह हमने 20वीं सदी के सबसे पहले पंजाबी शहीद मदन लाल ढींगड़ा को याद किया। उससे पहले मदन लाल ढींगड़ा को इस देश में किसी ने नहीं याद किया, मेरी सभा ने याद किया सबसे पहले। हमने 17 अगस्त 1992 को सुशीला भवन हिसार में शहीद मदन लाल ढींगड़े का शहीदी दिवस मनाया। और मैं रियासी के जो बाबा बंदा बहादुर के वंशज है बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोढ़ी, जम्मू में रियासी, वहाँ से उनको लेके आया मुख्य अतिथि के रूप में। और उदय भानु हंस जो राज्य कवि हरियाणा के हैं उनको भी लेके आया। और शहीद मदन लाल ढींगड़े का एक व्यापक प्रचार हुआ, यहाँ तक कि मेरे को कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी कहा, उनका भी मुझे शाबाशी जिसको कहते हैं वो अच्छाई के बारे में। तो हमने दो और तो बहुत मांगे थी, मगर दो हमारी मुख्य मांगे थी। उसमें एक मांग ये थी कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा के नाम की कुरुक्षेत्र में सम्मानित चेयर स्थापित की जाए जो आज तक नहीं हुई। और दूसरी हमारी मांग थी कि 1947 में जो लाखों पंजाबी शहीद हो गए हैं उनकी याद के लिए दिल्ली में एक शहीदी स्मारक बनाया जाए। तो इस बारे में सरदार बेअंत सिंह ने मुझे पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और मैं दिल्ली की सरकार से इस बात के लिए चर्चा करके ये इसका रास्ता बनाऊंगा कि शहीदों की याद के लिए 1947 के जो शहीद हुए हैं उनका दिल्ली में स्मारक बनाया जाए। और साथ में ही जो चौधरी भजनलाल जो मुख्यमंत्री बाद में बने, उन्होंने रेड स्क्वायर मार्केट हिसार में शहीद मदन लाल ढींगड़े का स्टैचू लगाया। और ओम प्रकाश चौटाला उन्होंने 3.5 एकड़ ज़मीन कुरुक्षेत्र में शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक समिति को दी। और उसके बाद गोहाना में शहीद ढींगड़े का लगा वो स्टैचू। उसके बाद पूनम जो है हमारी बिटिया है सांगवान, भिवानी में उसने स्टैचू लगवाया। उसके बाद देसराज गाबा ने करनाल में उसका एक स्टैचू लगाया। तो इस तरह सारे अमृतसर में भी लगा। तो इस तरह एक सारे देश में, और उसके नाम की फिर रसीदी टिकट भी जारी की देश ने, सरकार, सेंट्रल सरकार ने। तो इस तरह एक भूले बिसरे शहीद को हमने याद किया और उन लोगों ने उसको सिर माथे पे उठा लिया। आप से अभी तो आपसे बात हो चुकी है राजनीति की, पंजाबी राजनीति की, आपके संघर्षों। आप एक साहित्यकार भी हैं। अब तक आपकी कितनी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं? मेरी 5 किताबें हैं। सबसे पहले मैं हिंद पाक, आपने वैसे शुरू में जिक्र भी किया था, हिंद पाक बंटवारे पर मेरा नावल है नूरा। ये जो प्रोग्रेसिव लोग हैं ये इसका नाटक बना के गांव-गांव में प्रचार करते थे उसका। वो इस किस्म का नाटक है, गरीबों की आवाज़ है, मजदूरों की। उसके बाद मैंने जद्दोजहद जो पंजाबियों की जो मैं बोल रहा हूँ ये जद्दोजहद पुस्तक के आधार पर ही है। ये मेरी पुस्तक जो मैंने लिखी है इसका एक एक शब्द जो है वो लिखा है। तो ये पुस्तक है वो जद्दोजहद। ऐसी दुर्लभ पुस्तक ना तो किसी ने लिखी है ना लिखी जाएगी। आज तक भी मेरे को 5वां एडिशन हो गया है, आज तक भी लोग मांग रहे हैं कि ये मेरे को भेजी जाए, मेरे को किताब दी जाए, आके ले जाते हैं लोग। और उसके बाद फिर मैंने एक गज़लों की किताब लिखी है महक हरफों की। इसमें गज़लें हैं जो 1-2 शेर सुनाता हूँ आपको कि क्या पाएगा दरवेश तू बन के फरिश्ता, बहुत है जो हो जाए इंसान साकी। तो इस तरह की ये गज़ल हैं। इस तरह का मनुवर्णों के यहाँ पाठ पढ़ाए जाते हैं, दलित इंसान शोषित बनाए जाते हैं। तो इस तरह के ये हैं। फिर मैंने ये एक रुबाइयों की किताब लिखी है, कभी ज़मीं कभी आसमां। ये रुबाइयाँ जो हैं 4 लाइनों की होती हैं, आप शायद समझते होंगे इन सारी बातों को। तो इन रुबाइयाँ, ये उम्र ख़याम की जो शुरुआत है रुबाइयात की, और उसके हिसाब से ये लिखी जाती हैं। और फिर अभी मैंने ये गीता पर पुस्तक लिखी है, बहुत चर्चा हो रही है, आपको भी है। डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज ने भी इसका किया है।
यहाँ नंगली दरबार है, उनके संतों ने भी किया है और खूब अखबारों में आ रहा है, लगातार लिखे जा रहा है। मैं तो इतनी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इतना गीता के बारे में हो जाएगा। तो इस तरह मैंने ये लिखी है पुस्तकें। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडवोकेट टुटेजा जी ने जो ये किताब लिखी है गीता के ऊपर, ये युवा पीढ़ी के लिए है, क्योंकि जो हमारी गीता है उसमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा हैं। यह बिल्कुल हिंदी में है और हमारी युवा पीढ़ी भी इसे आसानी से पढ़ सकती है। आपको स्वामी संत कुमार के नाम से भी जाना जाने लगा है, इसके पीछे क्या राज है? हाँ, ये तो ऐसे ही है कि मैं यहाँ एक अमर ज्योति मंदिर है झूलेलाल जी का, तो वहाँ मुझे कहा गया कि गीता के ऊपर बोलो। तो मैं 15-20-25 मिनट बोला। तो वहाँ साधु संत काफ़ी बैठे थे। उनके माइंड में पता नहीं मेरे प्रति कैसे विचार आए, उन्होंने यके मुश्त एकदम कह दिया कि ये तो कर्मयोगी सन्यासी है। और एक स्वामी जी कहने लगे कि ये तो स्वामी है हमारी तरह, आज के बाद ये स्वामी संत कुमार बन गए हैं। तो उसके बाद वो साहेब दयाल ठक्कर जी हैं, उनके मुख्य शिष्य हैं, और भी लोग और कई खड़े हो गए और इस तरह का वो स्वामी लिख देते हैं। अब मैं तो कोई स्वामी हूँ नहीं, ऐसे मैं कह दूँ भी मैं हूँ, तो मगर वो बोलते हैं तो चलो ठीक है, उनकी इच्छा है। वो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री पंजाबी समुदाय से हैं, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने मांग की थी कि पंजाबी मुख्यमंत्री होना चाहिए, और मेरे जैसा व्यक्ति जो इस मामले में संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा, चलता रहा। हालांकि ईमानदार हैं, खट्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारा जो पंजाबी मुख्यमंत्री है वो ईमानदार मुख्यमंत्री है। मगर प्रदेश के जो पंजाबी हैं उनसे ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। उनकी सोच ये है कि राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, पंडित भगवतलाल शर्मा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी भजनलाल, उन सब लोगों ने अपने अपने समाज को उठाने के लिए बहुत कुछ किया। मगर अजीब बात है कि खट्टर साहब तो कहते हैं कि मुझे खट्टर ही मत लिखो। तो अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में। हमेशा सुनने में आता है पंजाबी पंजाबी पंजाबी। आप पंजाबी किसको मानते हैं? पंजाबी तो वही है जिसकी कल्चर पंजाबी है, जिसकी मातृभाषा पंजाबी है, जिसकी सभ्यता पंजाबी है, जिसकी संस्कृति पंजाबी है। और चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, दलित है, बैकवर्ड है, और साहित्यदारी है, केसदारी है, किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, बशर्ते कि उसकी मातृभाषा पंजाबी होनी चाहिए और उसकी सभ्यता और संस्कृति पंजाबी होनी चाहिए। हम उसको पंजाबी मानते हैं। आप अपने परिवार के बारे में भी बताइए। आपने इतना संघर्ष किया है, तो आपकी पत्नी भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, उन्होंने आपका कितना साथ दिया और फिलहाल आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मेरे हमसफ़र का सवाल है वो मेरा हमेशा उन्होंने साथ दिया है, और वो बच्चों के प्रति एक धार्मिक महिलाएं समर्पित हैं, और मैंने अपना गीता का जो ग्रंथ लिखा है वो उनको ही समर्पित किया है। मेरा जो छोटा भाई है जगदीश, वो एक वेटरन जर्नलिस्ट है, जगदीश रावी के नाम से लिखता है वो अपने आप को। और जो उससे छोटा है वो यहाँ प्रोफेसर था, आजकल यूएसए में रहता है, सुभाष। और मेरा बेटा डॉक्टर है यहाँ, समीर। पुत्रवधू जो है वो भी डॉक्टर है, मोनिका है अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में। बेटी मेरी दिल्ली है, और दामाद मेरे जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली में। तो इस तरह मेरे दो पोते हैं, एक नाती है, एक नातन है। तो मुझे परिवार के तौर पर संतुष्टि है। मैं परवरदिगार से खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा और परिवार मिला है जो मेरा सारा सहयोग करते हैं। अगर इन लोगों का सहयोग ना होता तो शायद मैं इतना काम कर भी ना पाता। पंजाबी नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
पंजाबी नौजवानों के लिए तो मेरा संदेश तो क्या दूंगा, मैं तो उनको प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना इतिहास पढ़ें। जो लाखों शहीद हो के आए हैं बंटवारे के वक्त, उनका इतिहास पढ़ें। जो जद्दोजहद आज़ादी की हुई है, भगत सिंह और शहीद मल्ला ढिंगड़ा जैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका इतिहास पढ़ें। और विशेष रूप से जब हरियाणा में पंजाबी सेटल हुए हैं और उन्हें किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उनकी जो मंच बनाए हैं, उन्होंने सभाएं बनाई हैं, उनका इतिहास पढ़ें। और ख़ास तौर पर मैं उनको ये कहूँगा कि वो जद्दोजहद पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, जिसको डॉक्टर स्वामी दयानंद ने पंजाबियों का ग्रंथ कहा है, और ये भी कहा है कि हर घर में होना चाहिए। तो उनको पता लगेगा कि उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में और हरियाणा में कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है, कितने वो आंदोलन किए हैं, कितने सम्मेलन किए हैं। तो उनको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो कौमें अपनी विरासत को भूल जाती हैं वो कौमें आगे नहीं बढ़ पाती। नौजवानों को मेरा तो यही संदेश है कि आप जो है महान आदर्श रखो, मेहनत करो, इतिहास पढ़ो और संघर्ष करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसी शख्सियत से जिसने पंजाबी समाज के उत्थान के लिए लगातार संघर्ष किया है। उनके संघर्षों की कहानी NRI TV ने आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रसारित भी की है। पंजाबी समाज में इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। साहित्यकार तो ये हैं ही, लेकिन पंजाबी नेता के तौर पर जो उभरे हैं उसका कोई स्थान ही नहीं है। इनके संघर्षों की कहानी केवल पंजाबी वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। लेकिन पंजाबी समाज कभी भी इनके संघर्ष को नहीं भुला पाएगा। धन्यवाद।